इन्वेस्टिंग जब आप करते हो तो क्या मिलता है आपको? 8-10% का रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन रेट तो 300% से बढ़ रहा है ना। तो अपने बारे में आप थोड़ा सी बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं। वेल, हम लोगों की जिंदगी से फंड निकालने का काम करते हैं। फंड की फुल फॉर्म है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। जो पैसा कमा रहा है वो तो फियरलेस होगा। सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है फियरलेस है, उल्टा है। हाँ। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको ज्यादा डर है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो वर्सेस एफडी में लगाते हो। जब आप एफडी में लगाते हो तो आपको हर साल, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जब तक आप रिडीम नहीं करते हो तब तक आपको, जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स में लग रहा है, किसी एक स्टॉक में नहीं लग रहा। तो एक अच्छा एडवाइजर कैसे ढूंढा जाए? सबसे पहले तो अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट में आके बोल रहा है कि 15% गारंटी है, जैसे ही वो बोल दे स्टॉक मार्केट और गारंटी, ये आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं। तो एक बात बताओ, गोल्ड भी दो तरह के हो गए आजकल, एक तो फिजिकल गोल्ड और एक डिजिटल गोल्ड। तो क्या बेटर ऑप्शन है कि फिजिकल में इन्वेस्ट किया जाए कि डिजिटल में इन्वेस्ट किया जाए? अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक कुछ देखो इस तरीके का है, मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूँ बातों में। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ना लोगों को इन्वेस्टिंग से ज़्यादा पैसा कमाने पे ध्यान देना चाहिए। कि यार मैं 2-5 करोड़ रुपए कमाऊँ, 10 करोड़ कमाऊँ, 15 करोड़ कमाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा कमाऊँ। क्योंकि होता क्या है कि इन्वेस्टिंग जब आप करते हो तो क्या मिलता है आपको? 8-10% का रिटर्न मिलता है। आप लॉन्ग टर्म वो करते हो। इन्फ्लेशन रेट तो 300% से बढ़ रहा है ना। समोसा जहाँ पे 2-5 रुपए का आता था वो 50 रुपए का भी दे रहे लोग। तो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है वो। आठ जो अब नंबर है 6-7% को 6-7% नहीं है, वो बहुत हाई है। लोगों की सैलरी 10 साल पहले भी इन्फोसिस में 3 लाख रुपए की थी, आज भी 3 लाख रुपए की है। तो अगर देखा जाए तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आज कोई करता है, 5,000 रुपये की सेविंग करता है और 20 साल बाद भी वो सेविंग करता रहेगा कंटिन्यू 5-5 हज़ार रुपये की, तो शायद 2-2.5 करोड़ रुपए कमा पाएगा 48-45 की उम्र में, 48 या 50 की उम्र में। तो वो 1 करोड़ रुपए, वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू जो होगी 10 लाख रुपए के बराबर होगी। तो अपन ये समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने जहाँ से सीखा हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, वो डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है। आपका एक बहुत बड़ा 27 की उम्र से आपने स्टार्ट कर दिया, काफ़ी पैसा लगा दिया, फिर आप कहाँ किस स्टेज पे हो और लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हो। तो अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने बारे में आप थोड़ा सी बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं। सर, अभी आई कीप इट वेरी सिंपल। हम लोगों की जिंदगी से फंड निकालने का काम करते हैं। फंड की फुल फॉर्म है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। तो आज की डेट में लोगों का यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इधर दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फियर कि हमारा आने वाले 10 साल में क्या होगा, राइट? अगर अभी कुछ हो गया मुझे तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं बीमार पड़ गया तो मेडिकल कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो फियर को हम एलिमिनेट करते हैं रिस्क कवर करके। उसके बाद आती है उनकी अनसर्टेनिटीज कि मेरा बच्चा ड्रीम एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा, मैं डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगा आप रिटायरमेंट। तो ये जब सारी चीजें अनसर्टेनिटीज जो है हम ये उनकी लाइफ से निकालते हैं। तीसरा आता है डाउट कि अच्छा ठीक है, अभी मैंने प्लान तो कर लिया पर क्या मार्केट उतना रिटर्न देगा जितना पास्ट में दे रहा है? अगर मार्केट ने उतना रिटर्न नहीं दिया तो क्या होगा? कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे नहीं करूं? तो हम उनको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देके ये सारी चीजें उनकी लाइफ से निकाल देते ताकि वो लोग पीसफुली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएं। और जो भी अपने करियर्स में कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कमाने पे ध्यान देना चाहिए, वो लोग कमाने पे ध्यान दे पाए और एंड वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब आप एग्जैक्टली बताओ थोड़ा सी, मतलब करते होता क्या है? जैसे आज मेरे पास पैसा है या फिर किसी का पैसा है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? आप क्या करोगे? मतलब क्या फियर निकालोगे? क्योंकि जो पैसा कमा रहा है वो तो फियरलेस होगा। सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है फियरलेस है, उल्टा है। हाँ। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको ज्यादा डर है अच्छा। कि अगर ये पैसा चला गया मेरे पास से तो क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। क्योंकि जब आप ज्यादा पैसा कमाते हो तो आपका लाइफस्टाइल भी एक अलग लेवल पे आ जाता है। अब सिर्फ आपको ये डर नहीं है कि मैं रोटी खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, अब आपको ये भी डर है कि मेरी लग्जरी वेकेशन होगी कि नहीं होगी, मैं 3 साल बाद गाड़ी अपग्रेड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आप एक लग्जरी घर में रह रहे हो, उसका मेंटेनेंस 20-25 हजार रुपये महीना जा रहा हो। तो ज्यादा कमाने के साथ साथ ज्यादा खर्चे भी आते हैं। तो वो मेक श्योर करना कि आप आज भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओ
और अब से 5 साल 10 साल बाद भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, रिटायरमेंट के बाद भी कोई प्रॉब्लम ना आए, वहां पे हम लोग रोल प्ले करते हैं। तो कैसे करेंगे बताइए। सर बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, हम लोग इसको बहुत सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आज आपने मुझे बताया, अभी मैंने आपसे पूछा कि आपके क्या क्या गोल्स हैं, एक मैं शीट आपको भेजूंगा, उस शीट में जो भी आपकी गोल्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, आप सारे लिस्ट करके मुझे दोगे। आज की डेट में जो भी आपकी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, आपका कैश फ्लो है, वो आप मुझे दोगे। करते हैं ना अपन, मतलब लाइव करते हैं आज। मतलब अगर चलो मान लो कि मतलब मैं अभिषेक व्यास और अभिषेक व्यास जैसे हजारों की जनता, ठीक है। अब मेरी एज है 35, बच्चे की पढ़ाई का पैसा, उसकी शादी का पैसा और रिटायरमेंट की प्लानिंग, 3 प्लानिंग कर लेते हैं अपन, ठीक है। और मान लो कि 50 साल तक ये सब कुछ होगा, ठीक है। आज 15 साल मान के चले, 15 35 40 15 साल मान के चलते हैं अपन। तो आज मैं ऐसा क्या करूं कि 15 साल बाद मेरे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाए, मेरे बेटे की शादी की प्लानिंग हो जाए, और मेरा हेल्थ कवर रहे। हेल्थ कवर करना तो सर सबसे ही आसान काम है। उसके लिए आप एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लीजिए और वहां से आपका काम हो जाएगा, वो तो आपको टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया। दूसरा आपने बात की रिटायरमेंट की, उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि आज की डेट में आपका लाइफस्टाइल क्या है, आज की डेट में आपके खर्चे क्या है और आपका कैश फ्लो क्या है। अगर मैं बहुत मोटा मोटा बात करूं, अगर आपको आपसे 15 साल बाद रिटायर होना है 50 की एज पे, तो आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जैसे आप बेंगलोर में रहते हो, उतना आपको मिनिमम पैसा चाहिए होगा एक एवरेज लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और अगर बच्चे की शादी के लिए आज आप 50 लाख रुपए खर्च करते, तो अब से 15 साल बाद वही खर्चा 1.25 करोड़ होगा। तो उसके लिए हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कितना अमाउंट हमको चाहिए। अब CIS क्या करेगा, CIS आपके लिए रिवर्स कैलकुलेशन करेगा कि आज की डेट में आपके पास कितना पैसा है, आप आने वाले टाइम में कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम उसको आपके गोल्स के हिसाब से अलाइन कर देंगे। अगर कुछ गैप आ रहा है तो हम आपको बताएंगे कि वो गैप कैसे कवर करना है। क्या हमें आगे जाके ये SIP का अमाउंट अगर हम करते हैं तो उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सब चीजें हम आपके लिए करेंगे और आपको एक पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के देंगे, ताकि आप अपने पॉडकास्ट बिंदास कर पाओ और आपको ये पता हो कि रिटायरमेंट की मुझे कोई टेंशन नहीं करा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा सकते हो अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो। मान लो 15 साल बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए, एक जस्ट ऊपर ओवरव्यू लेके चलते, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर अगर आपको 15 साल बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए तो तकरीबन 2 लाख रुपए महीना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आज मेरे को कमाना पड़ेगा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए महीने का। आपको कम से कम 6 लाख रुपए महीना कमाना। 6 लाख रुपए का? तो आप बताइए मुझे कि 6 लाख रुपए कमाने वाले इंडिया में कितने लोग होंगे? सर 6 लाख रुपए कमाने महीने के आई थिंक 1% भी नहीं होंगे। मतलब 150 करोड़, मतलब 15 करोड़। हाँ 15 करोड़ भी नहीं होंगे। 15 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर बोल दिया आपने, 1.5 करोड़ भी नहीं होंगे। तो मतलब ये सब ख्वाब है। अर्ली रिटायरमेंट अगर आपको करना है ना और आप 35 पे प्लान कर रहे हो, तो प्लीज डू नॉट माइंड, बट फिर ये ख्वाब है, राइट? क्योंकि अगर आपको बहुत अर्ली रिटायर होना है तो आपको बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। आपको 25-26 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट प्लान कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अब ये आपका माइंड एकदम ब्लो कर देगा बिल्कुल। अगर कोई 25 साल की एज पे 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चालू करे, 35 की एज तक वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद उसको कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। उसने टोटल दिए 24 लाख रुपए, मान लेते हैं 13% का उसको इंटरेस्ट आ रहा है, 60 साल की एज पे उसके पास 10 करोड़ रुपए होंगे। वापस कहाँ डाले? म्यूचुअल फंड में डाले? म्यूचुअल फंड में डाले आपने, SIP स्टार्ट की 20,000 रुपये महीना की, 10 साल तक आपने पैसे दिए, 25 से 35 की एज तक पैसे दिए, उसके बाद आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, कोई फर्दर कंट्रीब्यूशन की नीड नहीं है, और 7 साल में आपके पास 10 करोड़ रुपया होगा। अगर आप कोई पैसा आगे नहीं डालते हो, उसी की जगह अगर आप 35 साल में स्टार्ट करते हो और आपको चाहिए 10 करोड़ रुपए 60 की एज पे, तो आपको महीने का 50,000 रुपये डालना पड़ेगा और वो कंटिन्यूस डालना पड़ेगा 25 साल तक। तो आपका अमाउंट भी 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया मंथली, और टाइम भी आपका 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया। 25 साल वाले ने डाले 10 साल, अब आपको डालने पड़ेंगे 25 साल। उसने डाले 20,000, आप डालोगे 50,000। तो कंपाउंडिंग का जो सारा गेम है वो है कि आप उसको कितने टाइम दे रहे हो।
मतलब अभी कह रहे हो कि कोई भी बंदा 25 साल की उम्र में अगर 45-50 हज़ार रुपये अगर कमा रहा है तो 20 हज़ार रुपये वो स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर दे 20,000 रुपये, हाँ जी। तो उसकी लाइफ सेट होगी मतलब अभी। सर रिटायरमेंट का उसका काम सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जॉब कर रहा है तो उसका कुछ ईपीएफ भी कट रहा होगा, हो सकता है छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन और भी कहीं पे कर रहा हो, तो 10 करोड़ तो उसकी 60 की एज पे म्यूचुअल फंड से आ जाएगा। बस ईपीएफ से भी अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हो तो वी हैव सीन की 2-3 करोड़ रुपए का कॉर्पस वहां से भी आ जाता है, तो रिटायरमेंट तो आपका सॉर्टेड हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए, आप सरप्राइज हो गए जब मैंने आपको बोला कि 35 की एज में 2 लाख रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसको तो 35 की एज में टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर चुका। अब उसके जो बचे हुए गोल्स होंगे, जैसे बच्चे की एजुकेशन या बच्चे की शादी, वो तो बहुत छोटे रह जाएंगे 10 करोड़ की कॉर्पस के सामने, वो इजीली अचीव कर सकता है। तो एक बार पूछते हैं ना कि जैसे मान लो तुम लोग हो, तो तुम क्या 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करोगे सब लोग हर महीने? 20 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में नहीं, मैं आरडी में रखती हूँ। अब देखिए सर, यही हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि अगर कोई आरडी में इन्वेस्ट करता है तो वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा। जैसे मैम ने बोला अभी कि वो आरडी करती है या बैंक में रखती है, तो वो उस जमाने में था जब आप टपरी पे जाके 10 रुपए की चाय पीते थे। अभी आप 250, 300, 400 रुपए की कॉफी पी रहे हो, और अगर आप पैसा रख रहे हो बैंक में, तो शायद आज तो अपना लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर लोगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बट आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को 3-4-5% से बीट कर पाओ। क्या फियर है आप लोगों को, क्यों नहीं करते हो? मम्मी पापा की मेंटालिटी नहीं चेंज हुई है तो हमें देना पड़ता है। देखिए, अगर पापा मम्मी की मेंटेलिटी नहीं चेंज हुई है तो आप उनको एक एडवाइजर के पास लेके जाइए। वो एडवाइजर जरूरी नहीं कि कुछ खरीद के आओ वहां से, उस एडवाइजर से समझो कि अगर आपका पैसा सिर्फ 5 या 6% से कंपाउंड हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि 6% इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, दैट्स वेयर वी स्टार्टेड, राइट। तो आप 6% पे इन्वेस्ट करके आरडी में या बैंक एफडी में, यू कैन नॉट इमेजिन कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल बी एबल टू लिव इजीली। आज ही 50 लाख कमा लो ना सर, मतलब आज ही 50 लाख 1 करोड़ कमा लो, ठीक है, 1 करोड़ डाल दो एफडी में, 7 साल में पैसा डबल। नहीं सर, 7 साल में नहीं डबल होगा। कैसे नहीं होगा? 6% 7% लेंगे तो 7 साल में डबल हो जाएगा। सर रूल ऑफ 72 होता है, अगर आप 7 साल में पैसा 7% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 10 साल में पैसा डबल होगा। उसके बाद जो एफडी में आप पैसा डालोगे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज टैक्सेबल एज पर योर टैक्स। पर म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली टैक्स रेट्स बहुत कम है, वहां पे आपको जो टैक्सेशन आएगा वो 12.5% पे करना होगा, वो भी गेन्स पे। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप 1 करोड़ रुपए एफडी में डालते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट आएगा उस पे हर साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट? एज पर योर टैक्स स्लैब। तो अगर 1 करोड़ रुपए का 30% में आ गया ना, 30% में आ गया, अगर आपके पास 7% भी आया, 1 करोड़ रुपए 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आया, तो 7 लाख पे देना पड़ेगा ना। 7 लाख पे 2,10,000 तो बैंक ले गया, सॉरी गवर्नमेंट ले गई। क्यों 7 लाख पे कैसे ले जाएगी? 7 लाख तो मेरा इंटरेस्ट, मतलब 7 लाख तो मेरे इनकम टैक्स के ऊपर आ ही नहीं रहा ना। नहीं, आपका उसके अलावा भी तो इनकम होगा ना, आप जॉब भी कर रहे होंगे, आपने खुद बोला आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्सेबल है। तो 7 लाख आपका इंटरेस्ट आया, 7 लाख इंटरेस्ट में से 2,10,000 रुपए निकल गए, आपके पास बचे 4,90,000। आपने तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं किया। तो अब यही बताओ, म्यूचुअल फंड में अगर लेके चले अगर 1 करोड़ रुपए, तो फिर कितना गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी? तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो वर्सेस एफडी में लगाती है। जो आप एफडी में लगाते हो तो आपको हर साल टैक्स पे करना है जो भी इंटरेस्ट आ रहा है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जब तक आप रिडीम नहीं करते हो तब तक आपको टैक्स नहीं पे करना। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। आज आपने 1 करोड़ रुपए डाल दिए म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जांपल मैं ये पकड़ लेता हूँ कि एफडी ने भी 10 साल में 2 करोड़ करे और म्यूचुअल फंड ने भी 10 साल में ही 2 करोड़ करे, जस्ट कि आपकी ऑडियंस के लिए सिंपल रखने के लिए। तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी अब से 10 साल बाद म्यूचुअल फंड में, वो लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास आएगी। 12% है ना, 12.5%। और वहीं पे एफडी पे आप हर साल 30% टैक्स पे कर रहे हो। तो एफडी तो इट्स नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, इट्स फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से। नहीं तो फिर कैसे हो गया? 2-2 लाख रुपए अगर अपन करें 10 साल में तो वही 10 लाख रुपए होते, 12 लाख उतना ही होता अमाउंट, 12 लाख रुपए बनेगा ना। नहीं सर, 12 लाख नहीं बनेगा ना। आपने पहले साल 1 करोड़ रुपए पे आपको इंटरेस्ट आया,
7 लाख 7 पहले लाख साल आया हाँ तो आपका 2,10,000 रुपये आपका टैक्स में चला गया। अब आपको जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट आएगा वो 1,05,00,000 पे आएगा। अब उस पे इंटरेस्ट जाएगा, तो जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटा अगर आप उसको लगाएंगे तो 25 लाख रुपए के आसपास टैक्स चला जाएगा आपका 10 साल में। 10 साल में 25 लाख रुपये चला जाएगा। और इधर अपन म्यूचुअल फंड में करेंगे तो 12.5 मतलब 12.5 लाख रुपए, वो भी अगर आप एक साथ निकालते हो। अगर आप पार्ट्स में निकालते हो तो आपको और कम लायबिलिटी। बट उसकी भी कोई गारंटी है क्या? मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया 10 साल बाद की भी है कि नहीं, जो भी होता है अब उसका 15% लेंगे या 20% लेंगे। सर गारंटी कोई नहीं है, बिल्कुल आज की डेट में ऐसा हो सकता है। कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं 50% कर दो, हाँ पर वो एक चीज है जो अभी हुई नहीं है। हाँ। हो सकती है, बट एफडी में तो आपको डेफिनेटली देना ही देना तो है। एफडी को इसलिए तो सेफ इसलिए बोलते हैं ना कि गारंटी है इसमें, तो कि चाहे कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट में इसमें हाथ भी नहीं डालेगी या कोई डालेगा भी नहीं, चाहे मैं 25 लाख लग जाए पर मेरा सेफ है। म्यूचुअल फंड में तो मान लो कभी कोई कंपनी में डाला, एचडीएफसी में डाला या कोई बैंक में डाला, वो बैंक डूब गया 10 साल बाद, क्या पता फाउंडर का कुछ हो गया, वो कंपनी क्रैश हो गई, कुछ हो गया। तो आजकल तो आता है ना बड़े बड़े बैंक, यूएस के बड़े बड़े बैंक धराशायी, एक दिन में न्यूज आती है कल बैंक बंद। सर ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। यही हमें समझना है कि जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो रहा है। वो पैसा आपका बहुत सारे स्टॉक्स में लग रहा है, किसी एक स्टॉक में नहीं लग रहा। तो अगर कोई एक कंपनी या 2 कंपनी या 3 कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो उससे आपका पैसा नहीं डूबेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका थोड़ा सा रिटर्न पे डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, पर आपका कैपिटल का रिस्क नहीं होगा कि आपका कैपिटल डूब गया। आपका कैपिटल कब डूबता है? जब आप पैसा लगाते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में। आपने स्टॉक मार्केट में जाके डीमैट अकाउंट खुलवाया, स्टॉक्स खरीदने चालू कर दिए, 10 स्टॉक खरीदे, उसमें से 2 कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो वहां पे आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। म्यूचुअल फंड में कैपिटल लॉस का रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो रिस्क है वो समझना होगा, वो वोलेटिलिटी का रिस्क है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपने सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए लगाया होता आपसे 6 महीने पहले, और उसकी वैल्यू रह गई होती है अभी 85 लाख रुपए। अगर आज आप डर जाएंगे और पैसा निकाल लेंगे तो आपको 15 लाख रुपए का लॉस होगा। बट अगर आप यही इसको 5-6 साल कंटिन्यू करेंगे तो एज पर द पास्ट रिकॉर्ड यू विल सी कि आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके वहां से निकलेंगे। तो अगेन आई वुड रिपीट कि म्यूचुअल फंड का जो रिस्क है वो स्टॉक वाला रिस्क नहीं है, यहाँ पे वोलेटिलिटी का रिस्क है, कैपिटल का रिस्क नहीं। अवधेश जी एक चीज बताओ कि सब लोग सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मिथ है या सच है? सर ये सबसे बड़ा मिथ है। जो ऑलरेडी जिसके पास बहुत पैसा आ गया उसको तो वो कुछ भी नहीं करे तो भी काम चलेगा। इन्वेस्टिंग जो है वो अमीर बनने का तरीका है। अमीर लोगों के पास तो और 50 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के जो शायद एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होंगे। वो मे बी कोई प्रॉपर्टी ले लेगा या क्रिप्टो में लगा देगा, या हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाए, कोई कंपनी में कोई कंपनी की आईपीओ खरीद ले, तो उसके पास और बहुत तरीके हैं। जो ये इन्वेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड है, ये सबसे अच्छा तरीका है एक कॉमन आदमी के लिए अमीर बनने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चांसेस बहुत हाई है कि आप अपने गोल्स इजीली अचीव करो। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अलावा कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया के अंदर फॉर इन्वेस्टिंग? सर म्यूचुअल फंड्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके। देखिए अच्छा रिटर्न तो सब्जेक्टिव है। हो सकता है किसी को 6% का एफडी का रिटर्न बहुत अच्छा लगे, म्यूचुअल फंड का 12% का अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उस पर उतार चढ़ाव का रिस्क है। बट अगर आप देखोगे एक लेमैन के पास आज के डेट में म्यूचुअल फंड के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, जहां पे वो इन्फ्लेशन बीट कर पाए। और अगर आप बीट इन्फ्लेशन को नहीं कर रहे हो तो फिर इन्वेस्टिंग का कोई पॉइंट ही नहीं है। उससे तो बेटर है कि पैसा कंज्यूम कर लो, आप खत्म कर दो बढ़िया। क्योंकि अब पैसा क्यों जोड़ रहे हो आप? पैसा आज आप इसीलिए जोड़ रहे हो ना कि आज मैं कंजम्पशन नहीं कर रहा, आपसे 5 साल या 10 साल बाद जाके कंजम्पशन करूंगा। यही सोच है पैसे, क्योंकि अल्टीमेटली कभी ना कभी तो विड्रॉ करना है वो। बट जब 10 साल में आपकी परचेजिंग पावर ही आधी हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो आज जो लोग नए हैं इन्वेस्टिंग में बिल्कुल एकदम फ्रेश, क्योंकि हर साल बहुत लोग आते होंगे नया इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो उनके लिए बेहतर, आसान, सुरक्षित तरीका बताओ ना कि आज से कैसे शुरू करें। तो देखिए एक बहुत साइंटिफिक प्रैक्टिकल एडवाइस एकदम बहुत साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके में कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग पे जाना ही नहीं। इन्वेस्टिंग इज नॉट वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। सबसे पहले क्या करना है, एज सून एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी, यू गेट अ जॉब,
आपको अपने सारे रिस्क कवर करने, डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज, कि अगर आप बीमार पड़ जाए तो एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपका हॉस्पिटल का खर्चा पे कर देगा। दूसरा, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं तो आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक डिसेबिलिटी कवर होना चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर आप किसी भी वजह से इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, काम करने की सिचुएशन में नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपको रिस्क कवर करनी है। सेकंड आते हैं आपको इमरजेंसी प्लानिंग करनी है। डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, मंथ ऑन मंथ एक्सपेंसेस हैं, वो किसी सेफ जगह पे होने चाहिए। दैट कुड बी बैंक एफडी और कुड बी लिक्विड फंड्स, जहां पे मार्केट का रिस्क नहीं हो और पैसा आप कभी भी निकाल सके। अब तीसरा स्टेप आता है जहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपना एक फाउंडेशन स्ट्रांग बना लिया, रिस्क कवर हो गया, इमरजेंसी प्लानिंग हो गया। अभी आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दैट इज वेयर अ पर्सन शुड स्टार्ट फ्रॉम। अगर आप मेरी जर्नी भी देखेंगे तो मैंने भी उल्टा करा। मैंने भी पहले, मेरे को नहीं पता था ये सब चीजें, मैंने सीधा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में छलांग मारी और मुंह के बल गिरा। कितने रुपए गवाए थे आपने? सर वो तो उस एज के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। आई लॉस्ट अराउंड 20-25 lakhs एट दैट पॉइंट इन टाइम। 25 लाख रुपए गवाए आपने? हाँ जी। बाप रे, 25 लाख रुपए कमाए कैसे थे? सर आई स्टार्टेड अर्निंग एट वेरी यंग एज। हाँ, आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 18। बीपीओज में मेरी फर्स्ट जॉब थी। उसके बाद 19 की एज पे मैं चला गया था कतर। आई वाज वर्किंग फॉर कतर एयरवेज, राइट। देन आई केम बैक, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अदर कंपनीज। तो कुछ कॉर्पस मेरे पास था जो मेरा खुद का था। कुछ मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी जो और लोग भी करते हैं, कि मैंने बोरो करके भी इन्वेस्ट किया। वाह, बोरो करके तो इन्वेस्ट करना ही नहीं कभी, मतलब वो तो एक तरह से जुआ हो गया। सर बोरो करके इन्वेस्ट करना ऐसा है कि आप अपना खुद का ग्रेवयार्ड खोद रहे हो, आपको पता है कि आपको इसमें जाके लेटना। अच्छा, 2 टर्म्स आते हैं, मतलब एक आता है कि फ्लैट एसआईपी और एक आता है वो सिस्टमेटिक, वो मतलब एसआईपी, छोटा छोटा इन्वेस्ट करने वाला। सिंपल भाषा में होता है कि भी हम हर मंथ या फिर साल का इन्वेस्ट करना। तो फ्लैट एसआईपी अगर मान लो कोई 1 लाख की कर रहा है, या फिर 25-25 हज़ार की हर महीने करता जा रहा है, फिर एक साल में करता जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फायदा किस में ज्यादा है? सर फ्लैट एसआईपी से, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आपका मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए हर महीने लगाए और वही पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 या 10 साल। और दूसरा है जहाँ पे आपने 25,000 रुपये महीना से स्टार्ट किया और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी हर साल, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते रहे। इज इट व्हाट यू आर? राइट। ओके सर, यहाँ पे तो ये आइडियल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो 1 लाख रुपए की कंपाउंडिंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बजाय अगर आप 25,000 के स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। अभी देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग आते हैं टॉप अप एसआईपी को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि पता नहीं कितना ही बड़ा ये इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है, जो सच है वो अलग है। देखिए 1 लाख रुपए की अगर आप एसआईपी करते हैं और 25,000 रुपये अगर आप टॉप अप लगाते हैं, तो 10, 15, 20 साल बाद फ्लैट एसआईपी का अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा होगा टॉप अप एसआईपी। बट वो बताया इस तरीके से जाता है कि आप 30 साल करेंगे, 35 साल करेंगे। भाई 35 साल किसने देखा? एक नॉर्मल आदमी का जो इन्वेस्टिंग में टाइम होता है वो यूजुअली 15 या 20 साल होता है। 20 साल भी बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। और हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं। दे वर्क फॉर कॉर्पोरेट्स जहाँ पे प्रेशर काफी हाई है, राइट। तो उनका सबका टारगेट ये रहता है कि 10-15 साल में हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाए। या तो मन करे तो काम करें, मन करे तो काम नहीं करें। तो उसके लिए आज आपको बड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आई नो मार्केट में चलन वैसा है कि टॉप अप नहीं। एक बार आप नंबर्स डाल के देखिए, थिंग्स आर डिफरेंट। अच्छा, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, मतलब म्यूचुअल फंड सही है, ये तो वो टैगलाइन है, सही है तो, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझे, कोई इन्वेस्टर आता है मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता हूँ, बोलते तो सब है पर पता नहीं होगा म्यूचुअल फंड है क्या, कंपनीज काम कैसे करती है, पैसा लगता कैसे है। तो सिंपल भाषा में समझाओ आप इसको। सर सिंपल भाषा में अगर अभी हम देखें तो हम इस रूम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग, राइट। हमारे पास एक ऑप्शन है कि या तो हम 6 लोग अलग अलग जाके स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदें, या फिर हम 6 लोग पैसा इकट्ठा करें और एक ऐसे आदमी को दे दें जिसका
काम ही सिर्फ स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना, इकोनॉमी एनालिसिस करना है, और वो हम सबके बिहाफ पे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या कमोडिटीज में पैसा लगाएं। तो जब एक पूल ऑफ मनी आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं तो वही एक म्यूचुअल फंड है। तो आप ये कहना चाह रहे हो, मैं थोड़ा सी इसको थोड़ा सी और एलिब्रेट करता हूँ। मान लो कि बहुत सारे इन्वेस्टर अपन लोगों ने 10 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड की कंपनी को दिए कि भैया कि 10 लाख रुपए आपके पास आ गए, मतलब बहुत सारा पैसा आ गया, तो 10 लाख रुपए उठाएगा और पेटीएम जैसी कंपनी को दे देगा, या पेटीएम जैसी कंपनी में डाल देगा, बड़ी कंपनी में, या फिर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में डाल देगा उसके स्टॉक को ऊपर नीचे करने के लिए। नहीं सर, वो एक कंपनी नहीं खरीदेगा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, वो आपका अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करेगा। ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए 1 लाख रुपए टोटल मिला, हम जीरो कम बना के 1 लाख रुपए हुआ, तो किसी स्टॉक में वो 10,000 रुपए लगा दे, किसी स्टॉक में वो 5,000 लगा दे, किसी स्टॉक में 3,000, किसी में 2,000, तो ऐसे करके वो पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और वो क्योंकि वो पैसा डाइवर्सिफाइड है इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। क्योंकि अगर आप और मैं खुद से इन्वेस्टिंग करने जाएंगे, लेट्स से कि अगर आज के रेट में मुझे MRF टायर खरीदना है, तो वो एक शेयर ही 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में ट्रेड करता रहता है। अगर मेरे पास 1 ही लाख रुपए तो मैं एक ही शेयर खरीद पाऊंगा, तो मेरा रिस्क कितना हाई हो गया। अगर MRF टायर्स अच्छा नहीं करता है तो मेरा तो पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करेगा। बट जब यही पैसा बहुत सारे लोग मिला के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड को देते हैं, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो डाइवर्सिफाई कर दो। अच्छा, एक बात होता है, म्यूचुअल फंड और SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी अलग है क्या? म्यूचुअल फंड अलग है, दोनों अलग अलग है, क्या है ये? नहीं सर, ये भी एक मिथ है। देखिए, म्यूचुअल फंड तो एक व्हीकल है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। म्यूचुअल फंड एक टूल है जिसमें आप पैसे डालते हैं। उसमें पैसे डालने के 2 तरीके हैं, या तो आप इकट्ठा पैसा डाल सकते हैं या फिर आप पीरियोडिकली पैसा डाल सकते हैं। अगर आप इकट्ठा पैसा डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और अगर आप मंथली या क्वार्टरली डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं SIP। अल्टीमेटली दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, आप इकट्ठा डाल दीजिए, मंथली डाल दीजिए, जहाँ वो एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में गिरा है। तो SIP अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, कोई अलग कुछ नहीं है? अलग कुछ नहीं। वाह। तो एक बात बताओ, 25 साल आपने पहले बता दिया, 25 साल बाद करोगे, तो एक बार ढंग से एक बार बता दो कि 25 साल के लड़के को कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसे 50 साल की उम्र में अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा? सर देखिए, एट CIS वी स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर इज ओनली वन थंब रूल, दैट देयर इज नो थंब रूल। तो अगर आप मेरे से जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, आई एम सॉरी, मैं वो आपको नहीं बता पाऊँ, क्योंकि एक 25 साल का बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसके फादर के पास बहुत पैसा हो, ठीक है, और जिसको कोई टेंशन ही नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। और एक वही 25 साल का लड़का ऐसा भी हो सकता है जो अपने किसी टाउन से, यूपी से बेंगलोर में या गुड़गांव में या नोएडा में जॉब करने आया हुआ है, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट है, सिस्टर की शादी भी करवानी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगी, राइट। तो इसीलिए अच्छा है कि बजाय खुद से ट्राई करने के लिए आप एक अच्छा एडवाइजर ढूंढिए, उससे जाके अपने गोल्स डिस्कस कीजिए, उसके हिसाब से प्लान बनाइए। तो एक अच्छा एडवाइजर कैसे ढूंढा जाए, कैसे पता लगाया जाए कि वो अच्छा एडवाइजर है, मतलब वो मेरे को सेफ रखेगा? सर, अच्छा एडवाइजर कौन नहीं होता वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा एडवाइजर ढूंढना तो डिफिकल्ट है, पर क्या क्या चीज है जहाँ पे आपको रेड फ्लैग हो जाना चाहिए कि अच्छा एडवाइजर नहीं है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट में आके बोल रहा है कि 15% गारंटी है, जैसी वो बोल दे स्टॉक मार्केट और गारंटी, ये आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं। दूसरा, जो आपको सिर्फ पास्ट रिटर्न्स दिखाए कि देखिए पिछले 5 साल में मार्केट ने 16% दिया। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, पिछले 4 साल का 5 साल का डेटा दिखा के अपना AUM बढ़ा रहे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पिछले 4 साल का जो डेटा है वो एक्सेप्शनल डेटा है, मार्केट ने एक्सट्रीमली अच्छा किया है, तो लोग वही 16-17% का रिटर्न दिखा के बेच रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो भी एडवाइजर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तीसरा, अगर वो आपको मार्केट के रिस्क क्या है नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, मार्केट कब कब नीचे गया है, आपका पोर्टफोलियो कितना कितना नीचे जा सकता है, अगर ये नहीं समझा पा रहा तो भी वो आपको अच्छा एडवाइजर नहीं है। तो ये एक क्वालिटीज हैं जो आपको ढूंढनी है कि क्या ये चीजें आपका एडवाइजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अच्छा एडवाइजर हमेशा 12 से 14% के बीच के रिटर्न की बात करेगा। वो आपको रिटर्न को नहीं, वो आपकी गोल्स को समझेगा। वो आपको रिटर्न नहीं, वो आपको रिस्क समझाएगा कि रिस्क क्या है। वो आपको दौड़ाने की नहीं, धीरे धीरे चला के फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान है। तो एक सैलरी वाले के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर किसी की सैलरी 1,00,000 रुपए है, हाँ जी मतलब उसको इन हैंड 1,00,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्टिंग करना चाहिए? सर, अगेन मैं कोई जनरल एग्जांपल नहीं दूं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक 25 साल का लड़का अपने होम टाउन से आके बेंगलोर में रह रहा है, उसको घर भी पैसा भेजना है, अपना भी खर्चा चलाना है। एक अमीर बाप की औलाद है, वो भी 1,00,000 रुपए कमा रहा है। तो दोनों के इन्वेस्टिंग स्टाइल में बहुत डिफरेंस होगा। तो अगेन आई वुड से कि गो टू अ गुड एडवाइजर, फाइंड आउट व्हाट यू नीड, फाइंड आउट व्हाट योर गोल्स आर। एट टाइम्स ना हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड का एक बहुत अच्छा सेइंग है कि अगर वो लोगों से पूछता गाड़ी बनाने के टाइम पे व्हाट दे वांटेड, दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्सेस, राइट, नॉट कार्स। सो ऐसे ही एट टाइम्स आपको नहीं पता होता कि आपका गोल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो बता सकते हो कि अर्ली इन्वेस्टमेंट बेस्ट है कि थोड़ा लेट इन्वेस्टमेंट करना? अर्ली इन्वेस्टमेंट के जैसा कुछ है ही। आपका कोई एग्जांपल बता दो। आपने कैसे स्टार्ट किया था? आपके पास कितने पैसे हो गए? आपने कितना कमा लिया? सर, जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ था वैसे तो किसी को भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पिरामिड ऐसे बनता है और सीधे जाके चोटी पे बैठ गया। मैंने स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती किसी फ्रेंड के कहने पे। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों की बातों में आना बंद कर दो। राइट। जो दोस्त बोल देते हैं कि मेरे को भी ऐसे ही चढ़ाया गया था एमबीए के टाइम पे कि मिश्रा तू नंबर्स में बहुत अच्छा है, तू स्टॉक मार्केट में फोड़ देगा। और मैं भी चने के झाड़ पे चढ़ गया और स्टॉक मार्केट में कूद गया और अपना भी पैसा डुबोया, साथ में कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी डुबोया, जो बाद में धीरे धीरे करके दे दिया। राइट। तो एक तो ये नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कैसे वो पिरामिड बनता है। एब्सोल्युटली। तो सर एक बात बताओ, जो लोग बैंक में कैश पैसा रखते हैं, भैया बैंक में सेफ है, सब सिक्योर है, उनके लिए भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं है? मतलब पैसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? सर देखिए, कुछ ना कुछ पैसा तो आपको डेफिनेटली बैंक में रखना चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी इमरजेंसी फंड्स की, उसका कुछ पोर्शन आपको बैंक में रखना चाहिए ताकि वो आप कभी भी जाके निकाल सके। दूसरा, लेट्स अंडरस्टैंड कि आप एफडी में या बैंक में पैसा क्यों रख लें। दो ही रीजन है। एक, आपको सेफ्टी चाहिए कि वो पैसा ऊपर नीचे नहीं हिले। दूसरा, आपको ये चाहिए कि जब भी आपका मन आए वो पैसा आप निकाल सके। तो ऐसे मार्केट में कुछ ऑप्शंस होते हैं, लिक्विड फंड्स हैं, लो ड्यूरेशन फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, जहाँ पे आप अपने पैसा कुछ प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपका टैक्सेशन बेटर हो जाएगा। जैसे डिफरेंस यही है कि एफडी में जैसे जैसे इंटरेस्ट आपका एक्रू होता रहेगा, हर साल के एंड में आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी लगेगा जब आप रिडीम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है बहुत सारे जो रूल्स बताते हैं, मैंने भी बहुत सारे रूल्स बताए हैं कि 100 बाइनर का रूल है, ये है, तो वो सही है बताना या गलत है एक्चुअली? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गलत है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जैसे आपने बोला कि आपने बताया, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। राइट। यहाँ पे सबको कि 4 साल में गाड़ी का लोन पे ऑफ कर दो, 15 साल में होम लोन पे ऑफ कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हर आदमी की नीड्स अलग हैं, हर आदमी का जो कैश फ्लो है वो अलग है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अलग है, नेचर ऑफ जॉब अलग है, नेचर ऑफ रिस्क अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के टाइम पे चाहिए होती। रूल्स बताना तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक रूल्स हैं, बट ब्लाइंडली उनको इम्प्लीमेंट करना इज डेफिनेटली नॉट अ गुड ऑप्शन। अच्छा चलो इस पर थोड़ी सी एक हल्का सी डिस्कशन कर लेते। मैंने एक रूल बताया था 100 माइनस रूल। मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट जनरल स्टेटमेंट में क्या है, जिसको ये लगता है उसके लिए बेनिफिटेड है वो कर ले। तो 100 माइनस का रूल मैंने ये बताया था कि आपकी जो भी उम्र है, मतलब मान लो आप 25 साल के हो आज, सो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, राइट। तो आपका जो 75% पोर्टफोलियो है वो होना चाहिए इक्विटी, म्यूचुअल फंड और इसमें, और 25% होना चाहिए जो फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि आपकी उम्र अभी कम है तो आप पैसा बना सकते हो। तो 25% आपका चला गया एफडी में, फिक्स और आरडी में चला गया। अब आपकी उम्र हो गई 30 साल, सॉरी 40 साल हो गई, तो 60 हो गया,
तो 100 माइनस 40 60, तो 60% आपका होना चाहिए अगेन म्यूचुअल फंड और इसके अंदर, और 40% आपका होना चाहिए एफडी वगैरह के अंदर। अब आपकी उम्र जब 50 साल की होगी तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई 50% आपने म्यूचुअल फंड में डाल रखा है और 50% आपका एफडी उसके अंदर है। फिर आप 60-70 साल के हो गए तो आपके जो रिटर्न है, आप क्योंकि आपकी उम्र वो बढ़ गई है तो आपको फिक्स वाला चाहिए, गारंटीड रिजल्ट प्लान चाहिए, तो आपको फिक्स वाले में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा और बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड और जिसमें स्टॉक मार्केट आप डालते हो उसमें कम दिखेगा। तो अभी इस फॉर्मूले के बारे में बताइए कि ये फॉर्मूला मतलब एक तरह से करेक्ट फॉर्मूला है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन, लेट्स से कि मैं 60 साल का हूँ, मेरे को महीने का 6-7-8 लाख रुपए रेंटल इनकम आता है, या फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसा लगाया हुआ है, वहां से SWP के थ्रू मुझे 5 लाख रुपए आ जाते हैं। उसके अलावा मेरे पास 20-25 करोड़ का कॉर्पस अलग से है, ठीक है। तो अभी मुझे उस 20-25 करोड़ के कॉर्पस का क्या करना चाहिए? अब जैसे मैं बताता हूँ कि ये मैंने वो उनके लिए बनाया, वापस क्लेरिफाई करने के लिए, जो अमीर बनने की, जो उसमें जाने की कगार पर है, अमीरों के लिए नहीं है, जो बहुत पैसा सबको उनके लिए नहीं है, जो आज स्टार्ट कर रहा है। तो आज मैं बोल रहा हूँ 25 साल से स्टार्ट कर रहे हो आप, तब आपका पोर्टफोलियो ऐसा दिखेगा। जब आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के दुनिया में आते जाओगे तब आपका 40 साल में इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, फिर आपका पैसा हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो वीडियो आपने कब बनाया था? साल भर पहले बनाया था ना। अगर ये वीडियो आपने अब से 6 महीने पहले बनाया होता तो डेफिनेटली आज आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारी गालियां होती। पिछले 6 महीने से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आता जा रहा है। तो अभी क्या है, आपने एक बेसिक रूल बता दिया कि अगर आप 25 साल के हो तो 25% पैसा एफडी में रखो और 75% पैसा आप इक्विटी में डालिए। लेट्स से इक्विटी में डाल दिया या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, और आपको डालते के साथ ही वो पैसा नीचे आना स्टार्ट हो गया। अभी आप किसी ने अभिषेक जी के कहने पे बस कर दिया वो काम, पर वो तो छोटा ही करेगा ना, 5,000 6,000 7,000 रुपए का मंथली डालेगा वो तो पैसा। सर ऐसा क्यों करेगा वो? और अगर लेट से छोटा भी करेगा तो जो आदमी 25,000 रुपए कमा रहा है, अगर वो 7,000 रुपए बचाता है और आपके हिसाब से 5,000 रुपए उसने म्यूचुअल फंड्स में डेली में डाल दिया, तो उसके लिए तो 5,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट। पर वो तो निकाल नहीं पाएगा ना सर, आप ये समझो ना, 6 महीने में तो निकाल नहीं पाएगा ना। म्यूचुअल फंड तो इसे लॉन्ग टर्म गेम। पर उसको तो नहीं पता ना लॉन्ग टर्म गेम है, उसको तो सिर्फ जनरल रूल बताया गया कि आप अगर 25 साल के हो तो 75% पैसा आप इक्विटी में डालो। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा सब्जेक्टिव है, यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस और एजुकेशन देने की लोगों को जरूरत है कि अगर आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं तो उसका रिस्क क्या है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी को इक्विटी में ही पैसा डालना पड़े। एक कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड्स की, विच इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी प्लस डेट, और इट कुड बी अ मिक्स ऑफ इक्विटी प्लस डेट प्लस कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स गोल्ड और सिल्वर। तो उन फंड्स में भी आप पैसा डाल के अपनी वोलेटिलिटी रिड्यूस करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो जो ये जनरल रूल्स हैं, इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपके रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस क्या है, वो बहुत मैटर करता है, बट ये उसको कंसिडर ही नहीं करते। राइट। तो अभी जैसे इन्वेस्टिंग की बात आ गई तो ETF इन्वेस्टिंग भी एक राइट है। तो ETF इन्वेस्टिंग क्या होती है और स्टॉक इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है? जब आप स्टॉक्स खरीद रहे तो आप 1 स्टॉक 2 स्टॉक 5 स्टॉक या 10 स्टॉक खरीद रहे, बट जब आप ETF खरीद रहे हैं तो आप पूरा मार्केट खरीद रहे हैं। यानी कि निफ्टी 50 का अगर आपने ETF खरीदा तो आपका इन 50 स्टॉक्स में वो पैसा जाके लग गया। तो दैट इज द डिफरेंस कि एक जगह पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हुआ, और अगर आप खुद से इक्विटी बाइंग करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या बिगिनर के लिए बेटर है ETF? सर बिगिनर को अगर करना ही है, DIY है, कोई खुद से करना चाहता है, तो बजाय ETF में जाने के बेटर है कि वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बाय कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स भी वही कर रहे होंगे और वहां पे लिक्विडिटी बेटर होगी। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका रिस्क प्लस लिक्विडिटी भी पता होनी चाहिए। ETF में इंडिया में अभी लिक्विडिटी लो है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक ETF आप बेचना चाह रहे हैं, बट उसकी फेयर वैल्यू है 9.5, जस्ट एन एग्जांपल, बट जो सेलर है वो बोल रहा है मैं 10 पे बेचूंगा, और जो बायर है वो बोल रहा है मुझे 9 पे खरीदना है। तो इनएफिशिएंट हो जाता है, यहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंसी बोलते हैं इसको। तो आप बेटर है कि वो पैसा आप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, लिक्विडिटी बेटर होगी, और अल्टीमेटली अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपका लो ही रहेगा, और अल्टीमेटली पैसा वहां पे भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि 2025 के अंदर आज बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग ऐप कौन सी है जो इजी टू यूज हो और रिटर्न भी अच्छा दे दे? सर
आपका जो रिटर्न बनता है वो इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन से नहीं बनता। एप्लीकेशन क्या है, देखिए एप्लीकेशन सिर्फ आपको एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दे रहा है कि जो पहले आपको फॉर्म्स भरने पड़ते थे, आपको टैक्स जमा करने पड़ते थे, वो अब नहीं करने। अल्टीमेटली पैसा तो आपका म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में ही लग रहा है ना। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे मत देखिए कि वो आपको पैसा बना के दे, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के जैसा देखिए कि वो एक कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड कर रही है। किसी भी एप्लीकेशन पे मेरे हिसाब से ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन पे यूजुअली रिकमेंडेशंस भी आती है वो मासेस के लिए आती हैं। और म्यूचुअल फंड में अगर आप मासेस के हिसाब से चलोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। अच्छा, इतना इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर पे बात नहीं किया तो फिर मजा नहीं आएगा। डेफिनेटली। तो एक बात बताओ, गोल्ड भी दो तरह के हो गए हैं आजकल, एक तो फिजिकल गोल्ड और एक डिजिटल गोल्ड। तो क्या बेटर ऑप्शन है कि फिजिकल में इन्वेस्ट किया जाए कि डिजिटल में इन्वेस्ट किया जाए? अब सर आप मुझे बताइए, आपने कड़ा पहना हुआ है, शायद ये गोल्ड का लगता है मुझे। हाँ, तो आपने क्यों खरीदा? ये तो शौक है पहनने का, इसलिए खरीदा। तो शौक है तो फिजिकल खरीदो, हाँ और इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिजिटल खरीदो। हाँ, सफल है। अच्छा शौक है तो तभी इन्वेस्टमेंट हो गया ये। अभी शौक है आपका तो इन्वेस्टमेंट भी हो गई, आपका एक शौक भी पूरा हो गया। हाँ, एक हैप्पीनेस भी डराइव हो रही है आपको पहन के। अगर वैसा पर्पस है तो फिजिकल खरीद लो, और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीद रहे हो तो डिजिटल खरीद लो। क्योंकि एट द एंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कुछ कर रहे हो खुश रहने के लिए। राइट। अगर आपको पहन के किसी को खुशी मिल रही है और उसको लगता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट सेफ है, तो फिजिकल खरीद सकता है। अच्छा, CISS एग्जैक्टली मतलब आप लोगों की किस किस तरह से हेल्प करोगे, मतलब क्या क्या करोगे? मतलब कोई आपके पास आता है तो आप क्या करोगे उसके लिए? सर हम लोग सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि हम उसकी हेल्प कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया बोला। बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प तो चाहिए पर लेनी नहीं है। अच्छा, राइट। अगेन प्रॉब्लम कहाँ पे कि वो टेक्नोलॉजी को, जैसा आपने भी मेरे से पूछा एक क्वेश्चन कि कौन सा एप्लीकेशन हम यूज करें कि बेस्ट रिटर्न मिले। कोई भी एप्लीकेशन आपको बेस्ट रिटर्न नहीं दे पाएगा। CIS आपके लिए क्या करेगा, वो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेगा, उनको ब्रेक डाउन करेगा आपके लिए। फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज ब्रेक डाउन करेगा कि आपको कौन से गोल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको टॉप अप SIP पे जाना पड़ेगा या फ्लैट SIP पे जाना पड़ेगा, आपका रिस्क क्या होगा, अगर मार्केट में कभी डाउनफॉल आता है तो उस टाइप पे स्ट्रेटेजी क्या होगी, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो वैल्यूएशन, तो उस टाइप पे स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, हम हैंड होल्डिंग करते हैं जब तक आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर रहे थे, जो कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं करेगा। तो आप किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हो या पर्सनली कर रहे हो? सर हम लोग भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल। फॉर एग्जांपल कैम्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग, के फिनटेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज के एप्लीकेशन से वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। हमारा खुद का वेबसाइट है, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने सारे म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करते हो। तो वो सब सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं। बट अगेन आई वुड से कि एप्लीकेशन से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है पेशेंस से और समझने से कि मुझे क्या चाहिए। किसी को एंटीबायोटिक चाहिए, आप उसको एंटी एलर्जिक खिलाते रहो, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। जिसको एंटीबायोटिक चाहिए उसको एंटीबायोटिक चाहिए, जिसको एंटी एलर्जिक चाहिए उसको एंटी एलर्जिक चाहिए। तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की नीड क्या है, बजाय कि वन साइज फिट ऑल की आप भी ये लो, आप भी ये लो, आप भी ये लो, वैसा नहीं कर। मतलब पर्सनल डिमांड, एकदम पर्सनल, पूरा कस्टमाइज्ड। हाँ जी। अच्छा, आपकी तरफ से बता दो कोई इन्वेस्टिंग का रूल, कोई तरीका। हवदे जी, गोल्ड के थोड़ा सी वापस एक बात कर लेते हैं अपन कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें सही तरीके से? सर गोल्ड में पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते थे SGB, अनफॉर्चुनेटली वो आने बंद हो गए, जहाँ पे आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता था एनुअली। तो अभी बेस्ट तरीका है कि गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, आप जिनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो है, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं और वहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है। आप जब भी उसको सेल करेंगे, जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। ये इसके अंदर मतलब आजकल तो गूगल पे के अंदर भी आता ना कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें डिजिटल, वो भी सही है? सर आई डू नॉट नो कि बैकग्राउंड में वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। लेट्स कीप इट सिंपल, आप गोल्ड खरीदते हैं, शौक है, खरीदो पहनो। अगर डिजिटल चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी पे या कैम्स पे या फिनटेक पे आप चले जाओ,
वो आपको जिस जिस कंपनी के गोल्ड फंड से वो दिखा देगा, आप वहाँ पे जाके आराम से बाय कर सकते अवधेश जी आप एक लास्ट बता दो कि मतलब क्या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कोई सिंप्लीफाइड रूल तरीका एक, पर आप रूल तो बताओगे नहीं। हो। सर रूल तो मैंने बताया ना, देयर इज ओनली वन रूल, देयर इज नो रूल, क्योंकि सबका सब्जेक्टिव है राइट। तो आपको साइंटिफिक तरीके से ही जाना है, पहले आपको रिस्क कवर करने हैं, फिर आपको इमरजेंसी फंडिंग करनी है, फिर आपको फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करनी है। ये 3 बेस आपने सेट कर लिए, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपको टेंशन नहीं होगी, यू वुड लिव विद पीस ऑफ माइंड कि यार अगर मेरा पैसा क्रिप्टो में डूब भी गया तब भी मेरे बच्चे की शादी तो हो रही है, अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं भी अप्रिशिएट हुआ तब भी मेरा रिटायरमेंट की टेंशन नहीं। तो अगर आप ये साइंटिफिक तरीके से जाओगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ये स्टेप्स को आप स्किप करोगे ऊपर नीचे, तो आपको डेफिनेटली अब नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बहुत बढ़िया अवधेश जी। अच्छा एक बात और बता दो लास्ट अवधेश जी, कि ना मतलब जो लोग मार्केट में आते हैं और एकदम से प्लेन में बैठा, पहले ही प्लेन का एक्सपीरियंस टर्बुलेंस वाला होता है, तो लगता है कि अब तो नहीं बैठा जाएगा प्लेन में, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? सर मेरे साथ तो खुद ऐसा हुआ है, मैं एक बार IIM इंदौर के लिए कैंपस इमर्शन के लिए जा रहा था, यहाँ दिल्ली से इंदौर गया और एक ATR एक छोटा सा फ्लाइट थी, और 2 घंटे उसने जो झटके दिए हैं ना, मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में आज के बाद ATR में नहीं बैठ। सिमिलरली जब लोग मार्केट में न्यू एंट्री करते हैं और अगर मार्केट उस टाइम पे बहुत वॉलेटाइल हो जाए, ऊपर नीचे आ जाए, तो वो लोग भी कसम खा लेते कि मार्केट तो सट्टा है, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आपको सोच समझ के दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो आपके इन्वेस्टमेंट का पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं कैसे रिस्क मिनिमाइज करके अपने रिटर्न्स अच्छे निकाल सकूं, ना कि रिस्क के पीछे आप ब्लाइंडली भागो। राइट। थैंक यू अवधेश जी फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आज आपने मेरे को ऐसा ज्ञान दे दिया कि मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, मैं नहीं करता था सर बट मैं कर दूंगा मैं। whenever you want please call us, you have my number। राइट मैं पर जैसे वो ऐप होती है ना, जैसे ICICI बैंक की ऐप हो रही है, वहाँ जाके डायरेक्ट बटन दबाया हो जाता है, तो ऐसा आपके पास भी अगर कोई सिंप्लीफाइड तरीका होगा तो डेफिनेटली मैं आपकी ऐप पे आऊँगा और वहाँ से करूँगा। सर एप्लीकेशन पे तो आपको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम पहले अगेन समझना चाहेंगे कि आप मेरे गोल क्या कर क्यों रहे हैं। हाँ राइट। जब तक वो पर्पस नहीं है, डायरेक्शनलेस जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, अभी एक डेटा हम लोग देख रहे थे जिसमें कि 3 साल के अंदर अंदर जो है 95% लोग अपनी SIP रोक देते हैं। रीजन सिंपल है, उन लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, गोल नहीं है, मार्केट में आए थे, दोस्त ने बोल दिया या कोई टीवी पे आए देख लिया, वो देख के आए थे, और फिर वो SIP रुक जाती है राइट। तो इसलिए गोल समझना, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजाय ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। मच अभिषेक।